चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत आज आईपीएल वाले चौको छक्कों से ही कर लेते हैं। चाय की चर्चा में आईपीएल के एक नए सुपरस्टार से आज हम आपको मिल पाएंगे। रविवार को कोलकाता के लिए खेल रहे रिंकू सिंह के बल्ले से जो तूफान आया है ना, वो आईपीएल में इतिहास बन गया है। मैच के आखिरी 5 गेंदों पर छक्के जमाकर रिंकू ने गुजरात के हाथों में आई जीत छीन ली। गुजरात और कोलकाता के बीच हुए इस मैच ने क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। आखिरी ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। कोलकाता अपने 7 विकेट गंवा चुका था। उमेश यादव ने गेंदबाजी यश दयाल की पहली गेंद में सिंगल लेकर स्ट्राइकर रिंकू सिंह को दे दी। उसके बाद रिंकू के बल्ले से जो बल्लेबाजी हुई वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। रिंकू के 5 गेंदों में लगाए गए 5 छक्कों ने लगभग हारा हुआ मैच कोलकाता की झोली में डाल दिया। रिंकू ने अपनी पारी में 1 चौके और 5 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 228.5 रहा। देखिए, जाहिर सी बात है, हर तरफ किसी की बात होगी तो वो रिंकू सिंह की ही बात होगी। वैसे भी आईपीएल चल रहा है। आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया है और उनके इस संघर्ष के साक्षी क्रिकेटर सुरेश रैना भी रहे हैं। रिंकू सिंह भी सुरेश रैना के इतने बड़े फैन हैं कि अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर में भी उन्हीं के साथ की फोटो उन्होंने लगाई है। सुरेश रैना की अगुवाई में रिंकू सिंह ने यूपी के लिए दमदार प्रदर्शन किया है। खुद सुरेश रैना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं। सुरेश, ये बताएं कि रिंकू सिंह की इस परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है और इस संघर्ष के बारे में भी बताएं जो रिंकू ने किया है। सुरेश, रिंकू सिंह की सबसे अच्छी बात है कि एक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है। जब मैं कप्तान था यूपी के लिए खेला और बड़े मेहनती लड़के हैं और ऐसी फैमिली से बैकग्राउंड है उनका जहां पर उनको इतना कुछ ऐसा स्ट्रगल किया उन्होंने। स्टार्टिंग में फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, उनके भाई ने बड़ा सपोर्ट किया और जिस तरीके उन्होंने परफॉर्मेंस किया कल मैच में कमाल कर दिया। जिस तरह से 5 छक्के, मतलब मैं 2008 से हम लोग आईपीएल खेल रहे हैं, मैंने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा पूरे आईपीएल में कभी किसी ऐसे प्लेयर ने। लास्ट ओवर में 29 रन बनाया, वो भी 5 छक्के मार के। और ऐसे यंगस्टर के बैट से आया जिन्होंने 1-1.5 साल बड़ी जद्दोजहद करी, मेहनत बहुत करी। बीच में इंजरी थी, काफी उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी कि उनको पोचे लगाने, मतलब क्लीनर की जॉब मिली थी, बट उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उनको क्रिकेट खेलना था। तो अब सो प्राउड ऑफ हिम एंड द वे ही प्लेड यस्टरडे। बहुत खुश हुआ मैं क्योंकि मुझे वो आइडलाइज करते हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। खुद हम इतने साल यूपी के लिए खेले और मेरे जब भी कप्तानी में खेले हमेशा एक अच्छा इंटेंट दिखाया उन्होंने। उनका वर्क एथिक बहुत अच्छा है, प्रोसेस बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और जब आप मेहनत करते हो तो ऊपर वाला आपको अच्छी चीजों से नवाजता है और बड़ा अच्छा लगा और सो हैप्पी फॉर हिम। जी सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बता दें आपको, रिंकू सिंह की कामयाबी की कहानी उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और तमाम दुश्वारियों के बावजूद उन सपनों को पूरा करने का संकल्प रखते हैं। और खुद रिंकू सिंह एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन क्रिकेट के लिए उनके जुनून ने उनकी सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया और अपने जुनून और लगन से रिंकू सिंह ने एक नया मुकाम बना लिया है। अलीगढ़ के इस घर का कोना कोना रिंकू सिंह के कमाल से खिल उठा है। इस घर के लोग अपने बेटे, अपने भाई, अपने चाचा के कमाल से गदगद हैं। रिंकू की मां अपने बेटी की कामयाबी से फूली नहीं समा रही हैं। आखिर रिंकू ने कमाल भी तो ऐसा ही किया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने न सिर्फ अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाई बल्कि आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। रिंकू ने साबित कर दिया है कि हाथों में हुनर हो, हौसला बुलंद हो, ख्वाबों को सच कर दिखाने का जुनून हो तो कोई भी संकल्प साकार किया जा सकता है। नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था और मेरे साथ भी इसने काम करा है। कभी भी मुझे जरूरत पड़ती थी तो मेरे साथ सिलेंडर भी लगवाने गया था। हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये आईपीएल खेलते हैं और इन्हें शुरू से शौक था। तो मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, तो हमने जो भी हम पे हो पड़ा हमने सारा किया इनके साथ। 6 भाई बहनों में रिंकू तीसरे नंबर पर हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिता सिलेंडर पहुंचाने का काम करते हैं। खुद रिंकू भी बल्ला घुमाने से पहले सिलेंडर पहुंचाने में पिता के हाथ बटाते थे।
कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगा चुके हैं, लेकिन बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रिंकू को कोई काम पसंद नहीं आया। बेटे के जुनून के आगे पिता ने भी हार मान ली और उन्हें क्रिकेट खेलने की खुली छूट दे दी। अब स्टार्टिंग में तो ये मैं वही क्रिकेट ही खेलता था, मैं ही मना करता था उससे, का क्रिकेट मत खेलेगा, क्या करेगा, का पढ़ लिख लेगा, कुछ बनेगा, का इसमें किसी में ध्यान नहीं था पढ़ने लिखने में, खाली मैच में ही। फिर जब मैंने इधर उधर देखा है का स्टेडियम में भी इसने 6 रन बनाए तो सब लोग कहते भाई तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है। तो फिर मैंने इससे मना कर दी, मैं तुझे काम करने की जरूरत है, जो क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेल। 2016-17 में रिंकू ने यूपी की तरफ से रणजी में डेब्यू किया। 2017 में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से आईपीएल में डेब्यू किया। 2018 में रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं। 2022 में रिंकू सिंह को केकेआर ने 55 लाख रुपए में खरीदा। रिंकू की विस्फोटक पारी के बाद शाहरुख खान ने उनकी तारीफ की। शाहरुख ने अपनी मूवी पठान का एडिटेड पोस्टर शेयर किया, जिसमें रिंकू नजर आए। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने रिंकू को अनरियल तो आर्यन खान ने बीस्ट कहकर बुलाया। रणवीर सिंह ने ट्वीट कर रिंकू 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 लिखा। ट्वीट में उन्होंने सरप्राइजिंग इमोजी लगाए। अर्जुन रामपाल ने लिखा, OMG केकेआर, रिंकू ने लगातार 5 छक्के जड़े, अद्भुत, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, बधाई हो। आज रिंकू की कामयाबी पर हर कोई फिदा है। रिंकू ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा, उम्र या गरीबी किसी चीज की मोहताज नहीं होती। रिंकू के घर वालों को उम्मीद है कि उनका बेटा जल्द ही भारतीय टीम के लिए खेलता नजर आएगा। अलीगढ़ से शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के मुंह से जीत खींचने वाले सुपरस्टार रिंकू सिंह से हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बातचीत की है, देखिए। 5 गेंदों पर 5 छक्के, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि केकेआर इस ऑलमोस्ट हाथ से गंवाए हुए मैच को बचा ले जाएगा, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको ये पूरी उम्मीद थी कि अभी भी यहां से मैच हाथ से निकला नहीं है, और वो थे रिंकू सिंह। इस वक्त हमारे साथ रिंकू सिंह है। रिंकू भाई, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई तो पहले आपको, जो आपने कारनामा किया अपनी टीम के लिए। अच्छा, रिलीव करते हैं उस लास्ट ओवर को, है ना, कि जब आपके पास वो स्ट्राइक आई, क्या चल रहा था दिमाग में, और आपको ये लग रहा था कि यार अभी भी मैच गया नहीं है, हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद थी आपको? नहीं सर, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं, मुझे पता भी नहीं था कितने रन चाहिए थे उस टाइम। तो मैं मार तो चले, मैं थोड़ा अंदर से थोड़ा परेशान था, मतलब थोड़ा मैच वो हो गया था, तो मैं अंदर से यही सोच रहा था कि कोई बात नहीं। तो फिर मैंने बॉल छक्के लगते चले गए, और जब पता चली कि 2 बॉल में 10 चाहिए, तब मुझे पता चला कि कुछ हो सकता है मैच में। तो फिर वहां मैंने थोड़ा और तगड़ा बिलीव दिखाया, तो सर फिर मैच फिनिश करता पूरे। बिल्कुल, वो बिलीफ ही है जो आपके काम आया। अच्छा, जब आप आ रहे थे तो नीतीश राणा का जो बैट है ना, उसकी क्या कहानी है? वो आपको मना कर रहे थे देने के लिए, लेकिन आपको उसी बैट से खेलना था, ये क्या है कहानी? नहीं भैया, नीतीश भाई के अच्छे बैट होते हैं काफी, वो बहुत अच्छे बैट होते हैं जिसके। मेरे भी अच्छे बैट है, मगर मेरे बैट से थोड़ा टूट गया था मेरा थोड़ा सा बैट, तो मैंने भैया का मंगा लिया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि लास्ट ईयर भी मैं उनकी बैट से खेला था, वो वाली लास्ट इनिंग जो लखनऊ वाली इनिंग थी, तो मेरे वही दिमाग में चल रही थी, मैं भैया का बैट मंगाता हूँ, क्या पता कुछ और अच्छा हो जाए। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी करेंगे कि अब अच्छा ही हो। अच्छा रिंकू, हर एक खिलाड़ी के जो है प्रोफेशनल करियर में बहुत सारा स्ट्रगल आता है, और आपके साथ भी बहुत सारा स्ट्रगल जुड़ा रहा है। वो वक्त भी आया था जब आपको अपने पिताजी के साथ सिलेंडर्स भी जो है डिलीवर करने पड़े थे, एक जॉब के लिए झाड़ू पोछे तक की बात आई थी, लेकिन सब पीछे छोड़ के अब आपने एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को? नहीं सर, काफी टफ थी जर्नी, क्योंकि बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, कुछ था ही नहीं, हमारे फैमिली के पास आपको जैसे पता है मेरे पापा हॉक करते, गैस सिलेंडर का काम करते हैं, तो वहां से आना इतना दूर तो काफी टफ था मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही कि वो जो पहुंचे की जॉब मिल रही थी, वो बोल रहे थे कि सुबह लगा के चले आना। अगर मैं मना कर दिया था अपने घर वालों को, फिर वहां से अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर डाला था, और बहुत सारी मेहनत करी वहां से, और फिर यहाँ पर उसे। और सफलता का स्वाद चखने की दूसरी कहानी है गोंडा की, जहां की रहने वाली ज्योति ने यूपी पीसीएस में 21वीं रैंक हासिल करके जिले और परिवार का नाम रोशन कर दिया है। ज्योति की यह सफलता इसलिए असाधारण है क्योंकि उनके पिता पान की दुकान चलाते हैं और ज्योति ने सपना बहुत पहले देख लिया था। अब उनकी इस कामयाबी पर पूरे परिवार को नाज है। सपनों को मुट्ठी में कसकर पकड़ने और उसके सच होने की ये तस्वीर है।
ये जज्बात अब ढोल नगाड़ों की थाप पर बहक चुके हैं। बिटिया ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद परिवार ने उस दौर में लगा रखी थी जब इसने 10वीं का इम्तिहान दिया था। आज जब वो यूपी पीसीएस में 21वीं रैंक ला चुकी है और उसकी तैनाती बतौर एसडीएम पक्की हो चुकी है, तो भावनाओं का ये ज्वार घर से बाहर आ चुका है। यूपी में गोंडा जिले में पान की दुकान चलाने वाले हेमचंद चौरसिया मूलतः देवरिया के रहने वाले हैं। बेटे और बेटी की पढ़ाई इसी दुकान के सहारे कराई। हालांकि बेटे की पढ़ाई तो कराई, लेकिन वो ख्वाब पूरे ना कर सका, लिहाजा उसने अपने ख्वाबों को भी अपने बहन को सौंप दिया और पिता के साथ पान की दुकान पर काम करने लगा। क्योंकि 10वीं पास होते ही हेमचंद की बेटी ज्योति ने अपनी मंजिल का पता पिता को बता दिया था। इंटर फर्स्ट ईयर में इसने जवाब दिया था मैं इंटर के बाद से मैं सिविल की तैयारी करने के विचार कर रहा है। तो यह बात हम पिता पुत्र को भा गया और हम पिता पुत्र के मन में था कि इसको सिविल की तैयारी कराया जाए, क्योंकि यही ऐसी नौकरी थी बगैर पैसा के मिलता था, केवल शिक्षा पर कामयाबी पर मिलना। ज्योति की रैंक 21वीं है। उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। यकीनन ये इतिहास ज्योति ने अपने कलम से ही नहीं बल्कि बुलंद इरादों और हौसलों से भी लिखा है। हालांकि इसमें उनके पिता, भाई और माता का भी सहयोग है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना बड़ी बात होती है। ज्योति ने इस परीक्षा के लिए 7 साल तक संघर्ष किया, लेकिन कभी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई। आखिरकार 8वें साल में वो घड़ी आई जब न केवल उन्होंने प्री क्वालिफाई किया, बल्कि इस बार कामयाबी ने उनकी सारी बाधाएं पार करा दी। मेरी इस जर्नी में मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। इसमें मैंने अपने पेरेंट्स बहुत थैंकफुल करना चाहूंगी कि शायद अगर वो ना होते तो मैं इस मुकाम को हासिल न कर पाती। इस लंबी जर्नी में उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया, कभी मुझे टूटने नहीं दिया, हमेशा साथ दिया। मुझ पर सबसे बड़ी बात, मुझ पर भरोसा जताया, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी 2015 से मैंने स्टार्टिंग की थी और कभी मैंने पीसीएस का मेंस नहीं दिया, हमेशा कभी प्री 2 नंबर 1 नंबर से रुक जाता था। और ये अभी मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू, और फाइनली मैं एज ए एसडीएम चयनित हो गई। ज्योति के भाई का कहना है कि शिक्षा किसी भेदभाव के साथ नहीं दी जानी चाहिए। अगर बेटे के मुकाबले बेटी पढ़ाई में अव्वल है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरे परिवार को ताकत झोंकनी चाहिए। यकीनन यही वो फैसला है जिसके दम पर ज्योति ने अपने परिवार, जिले और बेटियों का नाम रोशन किया है। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करेंगे हाथरस की, जहां स्टेज पर बैठी दुल्हन जयमाला के बाद रिवॉल्वर रानी बन गई। दरअसल हाथरस से एक ऐसा वीडियो सामने आया है। यहां शादी में स्टेज पर बैठकर दबंग दुल्हन ने कई राउंड फायरिंग की है। दुल्हन का खुलेआम कई राउंड हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस भी दर्ज कर लिया है। हालांकि गनीमत रही कि दुल्हन के इस दनादन धाएं करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मामले सबक लेने वाले होते हैं। पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, किसी को इस तरह की लापरवाही वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन तैयारी की जा रही है ताकि भक्तों को यात्रा के दौरान कोई कष्ट न हो। और इस बार की 4 धाम यात्रा खास भी होने वाली है, क्योंकि इस बार कई नई तरह की सुविधाएं भक्तों को देखने को मिलने वाली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि जो भी भक्त उत्तराखंड आएगा वो 4 धाम का दर्शन करके जरूर जाएगा। शुरू होने वाली है आस्था की महायात्रा, खत्म होने वाला है भक्तों का इंतजार। आने वाली है भगवान के दर्शन की घड़ी, क्योंकि 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस महायात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगी है। यात्रा की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी का कहना है कि 4 धाम यात्रा के प्रारंभ का केंद्र बिंदु हरिद्वार है, इसलिए हरिद्वार में सुविधाओं का सबसे ज्यादा दुरुस्त होना ज्यादा जरूरी है। तो हरिद्वार में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक हों, क्योंकि यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। और मैं कहूं तो 4 धाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु भी ये है
तो उन सभी व्यवस्थाओं को देखना है, क्योंकि ऊपर भी कल मैं जोशीमठ में था, वहाँ के लोग यात्रा के लिए तैयार हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में सरकारी अमला यात्रा सुलभ और आरामदायक बनाने के लिए जोर शोर से लगा हुआ है। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यहां चल रहे विकास कार्यों की वजह से यात्रियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि नजदीक आ गई है, 27 अप्रैल को बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। और मैंने ये भी निर्देशित किया है अधिकारियों को कि जो पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर हो रहे हैं, उसके कारण से तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, कोई समस्या न हो, इसका वो पूरी तरीके से ध्यान रखें। केदारनाथ में भी तेजी से रास्ते से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। अप्रैल में हुई बर्फबारी ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों में बाधा डाली थी, लेकिन ठंड के बीच ग्लेशियरों को काटकर धाम तक पहुंचने का पैदल मार्ग तैयार कर लिया गया है। पैदल मार्ग तैयार होने के बाद यात्रा से जुड़े विभागों के अधिकारी भी तैयारियों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए केदारनाथ पहुंचने लगे हैं। अभी तक करीब 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हालांकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आएंगे, उन सभी को दर्शन कराया जाएगा। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असम में लोक नृत्य बिहू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस लोक नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए एक साथ 10,000 लोग बिहू नृत्य को परफॉर्म करने वाले हैं। देश के कोने कोने से आए कलाकार 14 अप्रैल को होने वाले ग्रैंड इवेंट के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। इस मेगा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। ये अभ्यास, ये मेहनत, कलाकारों की ये शिद्दत, असम के लोक नृत्य बिहू की ये ग्रैंड तैयारी 14 अप्रैल के लिए हो रही है। इस नृत्य को विश्व रिकॉर्ड बनाने की जोरदार तैयारी चल रही है। इसकी परफॉर्मेंस का कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए गुवाहाटी के सोरो हजाई स्टेडियम में एक साथ 10,000 लोग बिहू नृत्य करेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद रहेंगे। तेजूपुर से लेकर जोरहाट तक असम के कोने कोने के कलाकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसकी भव्यता में कोई कोर कसर न छूटे। दरअसल बिहू नृत्य असम का एक लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। ये असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नृत्य समूह में होता है, जिसे आमतौर पर युवा, पुरुष और महिलाएं करते हैं। इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं और हाथों की तेज गति है। इसमें नर्तक पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। बिहू नृत्य की इस तैयारी का उद्देश्य असम के सांस्कृतिक, खासकर लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान देने की पहल करना है, ताकि केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे रूबरू हो सके। विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे। जोधपुर में लगा अनोखा धींगा गवर मेला और इस बार बहुत ज्यादा चर्चा हो रही। दरअसल इस मेले में गवर माता को, जिन्हें पार्वती का रूप माना जाता है, 20 करोड़ के गहनों से सजाया गया है। बिल्कुल, यही धींगा गवर मेला उत्सव 16 दिन तक चलता है। इसे अनुष्ठान के तौर पर महिलाएं करती हैं। पर्व के दौरान दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाता है। मेले में झांकियां निकाली जाती हैं और महिलाएं अलग अलग देवताओं के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रतिमा पर गौर कीजिए।
ये प्रतिमा जोधपुर में गंवर माता की है, जिन्हें पार्वती का रूप माना जाता है। सिर से पांव तक माता का सोने के गहनों से श्रृंगार किया गया है। 1-2 करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं, बल्कि पूरे 20 करोड़ के गहनों से माता को सजाया गया है। इसी वजह से जोधपुर में ढींगा गंवर मेला चर्चा में रहता है। दिलचस्प ये है कि ये जेवर घरों से आते हैं। इस पूजन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं ये जेवर अपने घरों से लाती हैं। चैत्र महीने की तृतीया से शुरू होने वाला ये पर्व 16 दिन तक चलता है। इसे अनुष्ठान के तौर पर महिलाएं करती हैं। पर्व के दौरान दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाता है। 16वें दिन ढींगा गंवर मेला लगता है, जिसमें झांकियां निकाली जाती हैं और महिलाएं अलग अलग देवताओं के रूप में दिखाई देती हैं। मैं विष्णु बनी हूँ। मेरे को बनते हुए 25 साल हो गए। लाइफ अचीवमेंट मिला है 2012 मेरे को, और शुरू से बनती आई हूँ। मेरे सासू जी की हार्दिक इच्छा थी कि नहीं, मैं अगर 100 बरस भी भूख जाऊँ पर आप स्वांग रच के जरूर जाओगे। यही है भाई, ये गंवर अमर सुहाग देने वाली है। इससे सभी 16 दिन औरतें पूजा करती है, हाथ में धागा बांधती है 16 गांठ देके। 500 साल से ज्यादा पुरानी इस परंपरा में बैंत भी इस्तेमाल की जाती है, जिसका इस्तेमाल मेले में घूमने वाले कुंवारे लड़कों पर किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनकी जल्द ही शादी हो जाती है। इसकी भी अपनी मान्यता है। मैंने ईश्वर जी का रूप धारण किया है। मैं पिछले 10 सालों से बनती आ रही हूँ। बस हर साल अलग अलग रूप धारण करती हूँ। इस बार मैंने ईश्वर जी का, जो महादेव जी का प्रतीक है, उसका रूप धारण किया है। इसकी मेले की ये मान्यता होती है कि भाई इसमें औरतों को सारी रात जागरण करना होता है, और ये बैत लेके औरतें जो चलती है अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, तो जो कंवारे लड़कों को जो बैत पड़ जाती है तो उनकी जल्दी सगाई हो जाती है। कहा जाता है कि राजघराने ने जोधपुर की स्थापना के साथ ही गंवर माता के पूजन की परंपरा शुरू की थी। तब से शहर के लोग इसे मनाते आ रहे हैं। रात को लगने वाले इस मेले में शहर की महिलाएं समूह में सड़कों पर निकलती हैं। गणगौर माता की 4 आरतियां रात में की जाती हैं और सुबह उन्हें विदा कर दिया जाता है। इस मेले को देखने के लिए केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी लोग जोधपुर पहुंचते हैं। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए ब्रेक कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड का, जहां कुछ महिलाएं मिथक तोड़ने के लिए यहां पर विलुप्त हो रही संस्कृति को संवारने के लिए आगे आई हैं। ढोल मदमाऊ वाघ यंत्र पहाड़ी समाज की लोक कला का अहम हिस्सा माना जाता है। अब तक पुरुषों ने ही इस कला को सहेज के रखा था, लेकिन अब ये बीड़ा महिलाओं ने भी उठा लिया है और वो अपनी कला से सबको प्रभावित कर रही हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में हाथों में तलवार और ढाल के साथ ढोल धमाओं की धुन पर किया जा रहा नृत्य अपने आप में खास है। ये उत्तराखंड की विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने की पहल है, और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि पहली बार महिलाएं इस पर परफॉर्म कर रही हैं। जो उत्तराखंड की पहली ढोल धमाऊ सरिया टीम है। ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र उत्तराखंड के पहाड़ी समाज की लोक कला का अहम हिस्सा है, जिसे अब तक अनुसूचित जाति के पुरुषों ने अपनी कला के जरिए सहेज के रखा है, लेकिन अब महिलाओं ने इस कला को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। हमने सारे मिथ को तोड़ते हुए कि जातिगत जो मिथ है वो, या फिर जो लिंगगत है कि पुरुष ही करेगा, ये सब कुछ तोड़ते हुए हमने पहली उत्तराखंड की पहली महिला ढोल दमाऊ सरैया टीम तैयार की है। पुराने जमाने में युद्ध के मैदानों में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता था। फिर ये कला धीरे धीरे युद्ध के मैदानों से सामाजिक जीवन में प्रवेश करते चली गई और अब इस संस्कृति को संवारने के लिए ढोल दमाऊ की पहली महिला टीम आगे आई है। विकास शर्मा, कोटद्वार, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां की तनीर बावी बीच पर पहली बार ट्रायथलॉन की शुरुआत हुई है। मिस यूनिवर्स दिविता राय ने इस इवेंट की शुरुआत की है और शुरुआत ओपन वाटर स्विमिंग के साथ हुई, जिसमें 80 तैराकों ने हिस्सा लिया है और इसके बाद तनीर बावी बीच से
मुदीपू तक 40 किलोमीटर की साइकिलिंग हुई और फिर अंत में मुदीपू से कुरनाट तक 10 किलोमीटर की दौड़ के बाद ट्रायलथॉन का समापन हुआ है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कैंसर मरीजों के लिए फंड रेज करने के उद्देश्य से किया गया। बेंगलुरु में पहली बार हुए इस ट्रायथलॉन में 137 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। देखिए इसकी रोमांचक तस्वीरें। और अब एक बैलगाड़ी रेस की रोमांचक तस्वीर। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बैलगाड़ी रेस का आयोजन हुआ। रेस का आयोजन पानगुनी पोंगल उत्सव के मौके पे किया गया और इसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से किसान अपनी बैलगाड़ी के साथ आए। देखने वालों की भी अच्छी खासी भीड़ वहां जुटी। हम तो मानते हैं कि चाय वैसे स्वाद से ज्यादा ताजगी देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी खबरें आपको तरोताजा कर देती है। बिल्कुल, चाय का रंग एक है लेकिन हमारी अलग अलग खबरें इसे बनाती हैं बेहद कलरफुल। तो चाय के साथ वैसे तो बातों का ही मेल है, लेकिन बातों में भी जब खबरों का तड़का लगे तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। वैसे आपको खबर भी मिल जाती है और हमारी बातें भी हो जाती है और चाय का मजा भी दोगुना हो जाता है। बिल्कुल, तो है ना हमारी चाय कमाल की। कल फिर आइएगा, साथ बैठ के चाय पियेंगे 5 बजे। गुड न्यूज।